जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का डू स्टडी में। मैं राम प्रवेश शाही। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत के चुनाव के बारे में। ठीक है कि चुनाव प्रक्रिया कैसे चलती है भारत में, किस तरह से चुनाव होते हैं, कौन चुनाव करता है, ठीक है, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है चुनाव कराने की भारत में। इस सारी चीजों के बारे में आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं कि एनआईएस से संबंधित आपको किसी भी तरह की समस्या है, किसी तरह का काउंसलिंग चाहिए, किसी तरह का समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमें हमारे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैसेज दे सकते हैं और हम आपका वो जो भी समस्या है उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी अगर समस्या आपका जेन्युइन है तो। ठीक है, या आप इस नंबर पे भी हमें व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जो समझने वाले हैं वो भारत में चुनाव प्रक्रिया के बारे में। इसे मैंने दो पार्ट में बांट रखा है। पहले पार्ट में हम आज समझेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्लास है बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में बांट रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और समय भी ज्यादा ना लगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि भारत में चुनाव क्यों जरूरी है, क्यों होता है चुनाव, चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे, ये जिज्ञासा अगर आपके मन में आएगी, देखिए प्रश्न करेंगे तभी आपको उसका सलूशन मिलेगा, आपको उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत में चुनाव क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए चुनाव। ठीक है, तो इसका जवाब है कि भाई चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे आएगा भारत में। आप कैसे जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है? लोकतंत्र का सब पहला जो स्तंभ है वो क्या होगा? पहला स्तंभ तो यही होना चाहिए ना कि लोगों के द्वारा चुनकर हमारे ऊपर जो शासन करेगा, जिसको हम चुनकर भेजेंगे वही शासन करेगा। तो वो चुनाव कैसे होगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ठीक है, ये आज जानने वाले हैं। तो लोकतंत्र के लिए क्या है, डेमोक्रेसी के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, चुनाव का एक सिस्टम होना चाहिए। और वो चुनाव कैसे होगा, कौन कराएगा, कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए, इसके बारे में है। दूसरा, आप अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे? अगर चुनाव नहीं होगा तो प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए भी चुनाव जरूरी है। ठीक है, हम पर कौन शासन करेगा, ये कौन निर्धारित करेगा, कैसे निर्धारित होगा? क्योंकि राजतंत्र तो है नहीं, कुलीन तंत्र तो है नहीं, अधिनायक तंत्र तो है नहीं, मोनार्की सिस्टम तो है नहीं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में लोगों के द्वारा जिसको चुना जाएगा वही तो शासन करेगा, जिसे हम और आप सब लोग चुनकर भेजेंगे वही तो शासन करेगा। और ये कैसे तय होगा कि कौन शासन करेगा? बीजेपी शासन करेगी या कांग्रेस शासन करेगा या समाजवादी पार्टी करेगा? ठीक है, इसका कैसे निर्णय होगा? तो ये निर्णय भी कैसे होगा? चुनाव के द्वारा। तो चुनाव क्यों जरूरी है, इसका देखो आंसर मिलता जा रहा है ना आपको। दूसरा, सत्ता में परिवर्तन कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सत्ता में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? लोगों के पास। एक टाइम लिमिट के लिए हम किसी को चुनकर भेजते हैं, उस टाइम लिमिट के बाद फिर से चुनाव करना होता है जनता को, और उसके बाद अगर जनता को लगता है, अगर हम आप सबको लगता है कि ये सरकार सही नहीं है, तो हम उस सत्ता को परिवर्तित कर देते हैं। और ये सत्ता का जो परिवर्तन होता है वो इजीली कैसे हो जाता है? चुनाव के द्वारा, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया नहीं होगा तो क्या होगा? क्रांति करो, आंदोलन करो, मार काट करो, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें जो देश का है रिसोर्स जाएगा, देश की हानि होगी। तो सत्ता में इजीली परिवर्तन हो जाए उसके लिए भी चुनाव जरूरी है, और वो चुनाव करने की एक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, विधायक हो गए, सांसद हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनका चुनाव कैसे होगा, इसके चुनाव कराने की क्या प्रक्रिया होगी, वो भी एक निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। तो आप
आप ये समझ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, ठीक है, संसद में, जैसे लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में, ठीक है, या शासन पर कौन करेगा, बीजेपी करेगा, कांग्रेस करेगा, कौन करेगा, या सत्ता में हमको परिवर्तन करना है, जब कांग्रेस थी कांग्रेस को हटा के बीजेपी को ले आए, उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी थी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी थी, आज बीजेपी की पार्टी है। ये कैसे निर्धारित हुआ, सत्ता में कैसे परिवर्तन हुआ? चुनाव के द्वारा हुआ। और इन सब सांसदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो ये सारी जो चीजें, कितने सारे चुनाव हो गए, इस सारी जो चुनाव की प्रक्रिया है, कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो इंस्टीट्यूशन होगा जो ये सारी चीजें कराएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि संविधान इसके बारे में क्या बोलता है। देखो यहाँ पे देखो एक शिक्षक है, ये सारी चीजें क्वेश्चन, जब तक देखो आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। ये सब सवाल आपके जहन में आने चाहिए, तब आप समझ पाओगे भारत के चुनाव प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। आप यहाँ क्लियर है कि भारत में चुनाव क्यों जरूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संविधान इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्या बोलता है। तो चुनाव, संविधान कहता है कि देखो भारत में लोकतंत्र की स्थापना है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा हुआ चुना हुआ प्रतिनिधि ही सत्ता में रहेगा। तो उसके लिए एक अलग संस्था होगी जो क्या होगी, जो किसी पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, वो एक स्वायत्त संस्था होगी, ठीक है, किसी के लिए फेवरेबल नहीं होगी, ठीक है। ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। और संवैधानिक संस्था के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में एक आर्टिकल के तहत उसकी स्थापना करनी पड़ेगी, संविधान में इसका वर्णन होना चाहिए। तो संविधान में क्या क्या कहा गया है कि आर्टिकल किसमें कहा गया है, 324 में, 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। ये आर्टिकल 324 में बताया गया है, नोट डाउन कर लो। ये आपके बहुविकल्पी में आ जाएगा या एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, अति लघु उत्तरी में आ जाएगा कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है, 324 में की गई है। नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या क्या कहता है कि चलो अब ये तो बोल दिया, लेकिन स्थापना में क्या क्या संरचना होगी, कौन कौन होगा उसमें। तो उसमें संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। अब ये निर्वाचन आयोग बन गया। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। नोट डाउन कर लो इसको भी। निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 25 जनवरी 1950 में हो गया था और इसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग ही आपको मतदाता के रूप में क्या करता है, लिस्ट करता है, आपके अपने पास सूची में दर्ज करता है, उसके बाद ही आप मतदान कर पाते हो। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन इसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, ये रटने वाली चीज है, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कोई कॉन्सेप्ट समझ लिए और याद हो गया, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो आप समझ गए कि भारत के निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 में कहा गया कि इसकी स्थापना होगी भारत में, जो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा, जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा, निष्पक्ष, किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा सबके प्रति, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके संगठन की बात कर लें तो संगठन में बोला गया है 324(2) में बताया गया है कि किन किन से मिलकर, कितने सदस्यों से मिलकर निर्वाचन आयोग बनेगा। तो शुरुआत में क्या था कि सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे जो निर्वाचन आयोग के हेड होते थे, मुखिया होते थे, सबसे ऊपर सिर्फ एक होते थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके नीचे सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे होते थे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जब, जैसे मान लो इलेक्शन की जब
वो अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन के लिए, जब वो अनाउंसमेंट कर देता है तो जितने सरकारी अधिकारी हैं वो सब किसके अंडर में आ जाते हैं? सब चुनाव आयुक्त के अंडर में आ जाते हैं। समझ गए? उसका कोई अलग से विभाग नहीं है। जैसे स्कूल का मास्टर है, एसडीएम है, डीएम है, वो सारे क्या आ जाएंगे? सीधे चुनाव आयुक्त के अंडर में आ जाएंगे। फिर वहां पे गवर्नमेंट का कोई सत्ता नहीं रह जाता है। वो सीधे किसको कहां भेजना है, किस डीएम को कहां भेजना है, किस एसडीएम को कहां भेजना है, ये सब कौन करने लगता है? चुनाव आयोग करने लगता है। जैसे ही अनाउंसमेंट कर दिया उसका, समझ गए? आगे हम पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे ना। तो इसमें क्या होता है, एक शुरुआत में एक मुख्य चुनायुक्त होते थे, लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1989 1989 में इसमें अन्य 2 चुनाव आयुक्त को जोड़ दिया गया। किसके लिए? मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए। ठीक है, कब जोड़ दिया गया? 16 अक्टूबर 1989 में जोड़ दिया गया। 2 अन्य मतलब 2 और चुनाव आयुक्त होंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई भारत में जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, काम भी बढ़ रहा है, चुनाव भी हो रहे हैं बहुत सारे, तो इसकी सहायता के लिए जोड़ दिया गया। ठीक है, ये समझ गए? तो अब वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयोग में, जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसमें एक मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, एक मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अन्य सदस्य हैं जो इनके अंडर में काम करेंगे। कुल मिला के कितने हो गए? 3 सदस्य हो गए, और 3 सदस्यों से क्या बनेगा? चुनाव आयोग बनेगा। संगठन समझ लिए? ठीक है, अब देख लीजिए, ये मान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये अन्य सदस्य हैं 2 जो इनकी सहायता के लिए हैं। ठीक है, इनकी सहायता करेंगे ये। ठीक है, शुरू में सिर्फ ये थे, लेकिन इस समय भारत में 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य है, बाकी 2 इनकी सहायता के लिए। ठीक है, और ये जो 2 लोगों को जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है? 16 अक्टूबर 1989 में। लिख लो, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई इनकी नियुक्ति कैसे होती है। चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चाहे जो अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है, क्या रूल्स हैं, क्या नियम है। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो भारत में इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति है वो किसकी सलाह पे करेगा? केंद्र सरकार की सलाह पर करेगा। कब ये जो प्रक्रिया थी, कब? 2 जनवरी 2024 से पहले थी। 2 जनवरी 2024 से पहले ये प्रक्रिया थी कि जो भी चुनाव आयुक्त बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हुआ, वो जो भी बनेगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पे? केंद्र सरकार की सलाह पे। ठीक है, लेकिन 2 जनवरी 2024 में, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या किया गया? सिस्टमैटिक तरीके से संशोधन किया गया, थोड़ा सा सुधार किया गया। इसमें सुधार किस एक्ट के तहत किया गया? चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत किया गया। और क्या किया गया? इसमें कहा गया कि देखो, जो भी चुनाव आयुक्त बनेगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एक ऐसा कमेटी बनाइए, एक ऐसी कमेटी होगी जो ये तय करेगी कि कौन बनेगा, और ये सलाह कमेटी देगी किसको? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करेगा एज अ चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? लिख लो इसको। इसमें एक तो पीएम आते हैं, सदस्य रहेंगे। ठीक है, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, जो विपक्ष के नेता होंगे वो इस कमेटी में होंगे। और तीसरा
वन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखो तो बहुमत किसका हो जा रहा है? अब एक सोचो, एक तो पीएम है, ठीक है, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन है, और तीसरा जो कैबिनेट में जो एक मंत्री होंगे। लेकिन ये जो कैबिनेट में मंत्री होंगे इसको कौन अपॉइंट करेगा? पीएम ही अपॉइंट करेंगे। तो ये दोनों तो बात तो वही हो गई, केंद्र का ही चल रहा है। यहाँ भी अपोजिशन के लीडर को तो बस ऐसे ही एक तरह से रख दिया गया है कि भाई उनकी भी बात सुन ली जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये कैबिनेट का जो मंत्री है वो पीएम के विरुद्ध जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहां भी अगर ये दोनों एक चीज पे सहमत है तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तो चलनी ही नहीं है। फिर भी जो चुनाव आयुक्त बनेगा वो कौन बनेगा? सरकार का ही बनेगा, जिसको सरकार चाहेगी वही बनेगा, ठीक है। और इसको लेकर देखो अभी बहुत बवाल भी चल रहा है। अभी बिहार में जो एसआईआर करा रहे थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करा रहे थे, उसको लेकर भी देखो कितना बवाल चल रहा है। ज्ञानेश कुमार के ऊपर अपोजिशन के पार्टी आरोप लगा रही है कि ये गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे हैं। 60 लाख मतदाताओं का वहां से नाम काट दिया गया। मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। अगर देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो ये लोग बेड़ा गर्क कर देगा भाई साहब घर देश का। अब ये कह रहे हैं कि देखो जो एसआईआर हो रहा है उसमें क्या कह रहे हैं कि देखो हम आपका पहचान पत्र को भी एड्रेस प्रूफ में नहीं मानेंगे, आधार कार्ड को भी नहीं मानेंगे। अरे भाई, जब पहचान पत्र अपना खुद की जो पहचान पत्र इशू की हो उसको भी तुम वैलिड नहीं मान रहे हो, आधार कार्ड को भी वैलिड नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो किसको मानोगे? तो कहते भाई निवास प्रमाण पत्र बना के लाओ, पासपोर्ट लाओ। गजब खेला कर रहे हैं लोग। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस पे। 60 लाख मतदाताओं का इस बार बिहार में जो इलेक्शन होगा उसमें नहीं दे पाते अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं होता। ये हाल है, ठीक है। तो क्या ही करोगे? और सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में ना हो तो लोकतंत्र का बेड़ा गर्क कर देंगे लोग। बट ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं ये मिलकर किसका चुनाव करते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त का और अन्य चुनाव आयुक्त का, ठीक है। तो आप अपॉइंटमेंट को समझ गए कैसे हो रहा है अपॉइंटमेंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं कार्यकाल कितना होता है इन लोगों का, ठीक है। चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल क्या होता है? तो देखो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। 6 वर्ष के बाद इनको पद से अपना हट जाते हैं और दूसरा इसी जैसे बताया हूं कमेटी जो है चुनकर जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी। उसमें जो भी क्राइटेरिया होगा उनका इंटरनल वो फॉलो करते होंगे वो लोग, ठीक है। अगला 65 वर्ष की आयु तक वो रहेगा। या तो 6 वर्ष रहेगा और या तो 65 वर्ष। इसमें से जो पहले हो जाए उसके हिसाब से वो रिटायर हो जाएंगे। मान लो अगर 6 वर्ष पूरे हो गए लेकिन 65 वर्ष नहीं हुए तो भी रिटायर हो जाएंगे। अगर 6 वर्ष पूरे नहीं हुए लेकिन 65 वर्ष हो गया है उनका आयु, 3 ही साल की है लेकिन 65 वर्ष हो गया तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे, उनका पद खाली। इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसके हिसाब से वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इनको संवैधानिक सुरक्षा मिला हुआ है। संवैधानिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि जब एक बार इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती है तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते। उसका जो हटाने का प्रावधान है वो महाभियोग, जो राष्ट्रपति और न्यायाधीश का हटाने का प्रावधान है वो है, महाभियोग के द्वारा ही हटा सकते हैं। ये नहीं कि पीएम का मन किया तो राष्ट्रपति को बोल दिया और राष्ट्रपति हटा दिया, नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का बहुत ही कठिन प्रोसेस रखा गया है महाभियोग के द्वारा, ठीक है। तो ये समझो। दूसरा, इनके सैलरी में आप कटौती नहीं कर सकते। इनकी जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं जैसे आवास है, फोन है, गाड़ी है, बंगला है, आने जाने का के लिए एयर टिकट की सुविधा है, ठीक है, रुकने के लिए सुविधा है, ठीक है। तो ये सारी जो जितनी सुविधाएं हैं इसमें भी आप कटौती नहीं कर सकते, ना सैलरी में, ना भत्ता में, किसी भी चीज में नहीं, ठीक है। तभी तो निष्पक्ष रूप से कर पाएगा अपना काम। अगर मान लो पीएम को ये दे दिया गया प्रधानमंत्री को कि भाई अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं करोगे हम तुमको हटा देंगे, दिक्कत हो जाएगा। तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे, चुनाव आयोग को बोल दिया तो हम तुम्हारा सैलरी काट देंगे, समझ रहे हो। तो
निष्पक्ष रखने के लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि आप इसको एक बार अगर ये पॉइंट हो गया तो आप इसको आसानी से हटा नहीं सकते। ठीक है, तो ये समझ गए। 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो जाए, और संवैधानिक सुरक्षा उनको मिली हुई है, उनको आप उनके पद से हटा नहीं सकते। हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, और महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वो अपना कार्य करने में असक्षम हो या उन पर क्या हो, कदाचार का मामला हो। ठीक है, कि आप अपने पद के प्रति हॉनेस्ट नहीं है, आप किसी के फेवर ले रहे हैं। अभी देखो ज्ञानेश कुमार पे महाभियोग लगाने के लिए विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम महाभियोग लाएंगे संसद में इनके खिलाफ, क्योंकि ये सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा कदाचार का मामला यहाँ पे आ रहा है, तो ला भी सकते हैं, लेकिन ले भी आएंगे तो सरकार तो बहुमत में है, तो पास होने नहीं देगी बिल, तो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें। अच्छा, अब चुनाव आयोग को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है 324(5) में। ठीक है, 324 आर्टिकल के 5वें सेक्शन में बताया गया है कि चुनाव आयुक्त को कैसे पद से हटाया जा सकता है। भाई हटाने की भी प्रक्रिया होगी ना, मान लो ऐसा थोड़ी ना कि डिक्टेटरशिप करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे तो उनको हटाने का प्रक्रिया होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया है? पहला तो चलो त्याग पत्र दे सकते हैं। मान लो चुनाव आयुक्त का मन किया भाई अब नहीं काम करना है हमको, ठीक है, ज्ञानेश कुमार को अगर ऐसा लग गया कि भाई मेरे पे बहुत ज्यादा आरोप लग रहा है, अब नैतिकता के रूप में उनको वो दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए, तो दे देंगे। कोई भी चुनाव को अगर मन कर रहा है कि भाई अब नहीं करना है, आगे नहीं काम करना है, या कारणों से या किसी भी कारण से उनको आगे का कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ट्रिकी है थोड़ा सा। क्या समझ लो, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति को देंगे। और जो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी किसको अपना इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ऐसा नहीं कि आप समझो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो इन दोनों के सीनियर हैं तो हम मुख्य चुनाव आयुक्त को, जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देंगे। नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे दोनों अन्य चुनाव आयुक्त अगर अपना इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को देंगे सीधा। समझ गए त्याग पत्र का? ठीक है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उन पे महाभियोग लगेगा, मैंने बता दिया महाभियोग के बारे में। जो प्रक्रिया राष्ट्रपति की है, जो प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश की है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत आपको महाभियोग लगेगा, वही प्रोसीजर फॉलो होगा, उसी के तहत आप मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। मैं यहां प्रक्रिया नहीं बताऊंगा। अगर प्रक्रिया के बारे में जानना है तो आप राष्ट्रपति का जो मेरा वीडियो है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो मेरा वीडियो है, आप वहां पर जाकर ये देख सकते हैं कि किस तरह से महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, कैसे क्या प्रक्रिया है, वही सेम प्रक्रिया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब अन्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी सरल है। मुख्य चुनाव आयुक्त को थोड़ा कठिन बनाया गया है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को थोड़ा सरल बनाया गया है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश कर देता है राष्ट्रपति को कि भैया इन दोनों को हटा दो, सिफारिश कर दिया राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इन दोनों को हटा देगा। अब ये दोनों क्योंकि उनके अंडर में है, मुख्य चुनाव आयुक्त अगर उनके हिसाब से काम नहीं किए, अगर उनके अनुसार काम नहीं किए, या मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा कि भाई ये सक्षम नहीं है इस पद के लिए, तो वो सिफारिश कर देगा, या कोई मामला है, कदाचार का मामला है, या अपने पद के साथ उन्होंने किसी तरह का विश्वासघात किया है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि भाई इनको हटा दो। राष्ट्रपति क्या करेगा? इनको हटा देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर वो त्याग पत्र देंगे दोनों में से कोई भी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी देगा राष्ट्रपति को और अन्य चुनाव आयुक्त भी राष्ट्रपति को देंगे। अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया दोनों की सेम है, और दोनों को कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति करेगा। समझ गए? ये आर्टिकल 325 सेक्शन 5 के तहत
हटाने की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं और कार्य क्या हैं। सबसे पहला जो इसका कार्य है और जो इसकी शक्ति है, जब भी चुनाव होगा तो चुनाव भारत को, पूरे भारत को, जैसे मान लो भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे में जब लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। अब लोकसभा के चुनाव में हर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, क्षेत्र बनता है, ठीक है, हर एक क्षेत्र का नाम दिया जाता है कि वहाँ, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, ठीक है। तो उसी का परिसीमन करने की, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करने की, डिलिमिटेशन करने की, कई बार होता है कि मान लो जनसंख्या बढ़ गया है, ठीक है, चीजें बढ़ गई हैं तो उसको दो भागों में और बांट दो। ये सब करने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अब चुनाव आयोग क्या करेगा? एक परिसीमन आयोग का गठन होगा और वो परिसीमन आयोग में उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ये उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त मिलकर परिसीमन आयोग का गठन करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा और वो पूरे भारत को कई कॉन्स्टिट्यूंसी में विभाजित करेंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया आसानी से चल सके, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब चुनाव कई सारे इलाकों को तो विभक्त कर दिया गया, कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब चुनाव जो मतदान करेगा, जो चुनेगा प्रतिनिधि को, वो उसकी मतदाता सूची बनानी है। कौन एलिजिबल है देने के लिए मतदान, कौन एलिजिबल नहीं है, किसको मतदान देने का अधिकार है, किसको नहीं है, ये कैसे निर्धारित होगा? तो ये निर्धारित तभी होगा ना जब चुनाव आयोग उन व्यक्तियों की पहचान करेगा और उनको एक आईडी कार्ड देगा कि भाई ये लोग चुनाव में मतदान करने के लिए अधिकारी हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सूची बनानी पड़ेगी, किसकी? मतदाता सूची की, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, ठीक है। अब जब ये लिस्ट बनती है तो चुनाव आयोग क्या क्या देखता है? पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, वो भारत का नागरिक हो, चुनाव में मतदान देने का अधिकार भारत के नागरिक का है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो सिटीजन है भारत का, वही अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकारी है, वही चुनाव में मतदान कर सकता है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि वो भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पे देखो, बिहार में यही चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में कई ऐसे मतदाता हैं जिनका बिहार के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो बिहार के निवासी ही नहीं है, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, नेपाली, पता नहीं कहां से आ गए हैं और उन्होंने फर्जी रूप से यहाँ का आधार कार्ड और मतदाता जो पहचान पत्र है वो हासिल कर लिया, तो उनको वहां से हटाना है हमको, ये उनका कहना है। लेकिन भाई पहले ही तो सोचना चाहिए था ना कि आप किसको रजिस्टर कर रहे हो, और आधार कार्ड कैसे बन जा रहा भाई? आधार कार्ड के सपोर्ट में कुछ तो होना चाहिए ना। आप रेटिना ले रहे हो, उंगलियों के छाप ले रहे हो, फिर भी गलत चीजें हो जा रही हैं, ये समझना चाहिए, ठीक है। तो पहला, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, वह उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, ठीक है, उस क्षेत्र का वो निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो ये निवासी होना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि बिहार में यही इशू चल रहा है कि जितने लोगों के पास पहचान पत्र है उनके पास वहाँ के निवासी नहीं है, यही इशू बन रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अगला, राजनीतिक दलों को मान्यता। भाई जो भी राजनीतिक दल इलेक्शन में आएंगे उनको मान्यता कौन देगा कि भाई ये एक पार्टी है? कोई तो होना चाहिए ना कि जो ये आइडेंटिटी बताएगा, जिसके यहाँ रजिस्टर होंगे पार्टियां, तो वो कौन करेगा? तो वो भी चुनाव आयोग का काम है, ठीक है। चुनाव जो निर्वाचन आयोग है वो करेगा। जितनी राजनीतिक दल की पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, चुनाव आयोग उनको पहचान देता है। अब जैसे भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल है, ये कौन दिया? चुनाव आयोग।
कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, कौन दिया? चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, कौन दिया? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग जो है, जितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी वो चुनाव आयोग में रजिस्टर करवाएंगी। अब देखो, सारी पार्टियां तो फेमस पार्टियां नहीं है, तो पार्टियों का भी विभाजन है। पार्टी का क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं और एक क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां वो होती हैं जिनका 4 राज्यों में 6% से के आसपास क्या है? मतदान है। 6% के आसपास उनका मतदान पड़ता है 4 राज्यों में। उनको क्या कह देगा कि भाई ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय पार्टियां जिनका 4% से कम हो जाता है, ठीक है। 4% से अगर कम वोट पाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो क्षेत्रीय पार्टियां हो जाएंगी। समझ गए? तो जो बीजेपी है, ठीक है, और जो कांग्रेस है, ये सब, जो समाजवादी पार्टी है, ये सब क्या हैं? ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि राजनीतिक दलों को मान्यता देने का भी काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव चिन्ह के आवंटन का भी काम कौन करता है? चुनाव आयोग। मैंने बताया कि राजनीतिक जो बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, इन सबको चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग ही देता है। चुनाव आयोग का काम है कि वो हर पार्टियों के लिए क्या करे? चुनाव चिन्ह का आवंटन करे और सभी पार्टियों को वो चुनाव चिन्ह देता है। अब इतना समझ गए आप क्या कह सकती हैं, कार्य क्या क्या है उसके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। पहला क्या है? देखो, जितना मैं पढ़ाया हूं उतने का ही ये क्वेश्चन है। इसको एकदम हल कर लो, इसको कॉपी पेन लो और बैठो और इसको लिखना शुरू कर दो। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि मैंने कहां कहां पढ़ाया है। पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में विस्तार से बताइए कि भाई उसका गठन कैसे होता है, उसकी स्थापना कैसे होती है। तो गठन में आप क्या क्या लिख दोगे? एक तो ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कितने इसमें सदस्य होते हैं, किस आर्टिकल में बताया गया है, गठन हो जाएगा। दूसरा, चुनाव आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। मुख्य कार्य जो मैंने 4 अभी जस्ट डिस्कस किया है, क्या क्या काम है? मतदाता सूची बनाएगा, चुनाव चिन्ह आवंटन करेगा, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देगा, ठीक है। ये सारे काम अभी पढ़ाया है ना, ये सारे काम तो उसी के हैं ना। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करेगा। तो ये चारों आपके ये हो गए, इसके आंसर हो गए। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के विस्तार से लिखने का प्रयास करिए। तीसरा क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 साल है, ठीक है, और 65 साल की उम्र तक वो रह सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। सेम प्रोसीजर है जो हमारे राष्ट्रपति को हटाने में होता है और जो मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए होता है, चाहे उच्चतम न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय के, ठीक है, वही प्रोसेस इनका भी होगा, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पे राष्ट्रपति हटा सकता है। अब बस इसको लिखने का प्रयास करिए, ये मूल बिंदु है, ये की पॉइंट्स हैं, यही मेन आंसर है। लेकिन इसको आप कैसे सिस्टमैटिक तरीके से रख पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और वो अभ्यास से आएगा, वो लिखने से आएगा। अगर लिखना शुरू नहीं करेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। आपके पास सब याद है आपको, लेकिन अगर आप प्रस्तुत सही से नहीं कर पाएंगे तो समस्या हो जाएगी। अच्छा, परिसीमन आयोग के बारे में विस्तार से लिखिए। अब परिसीमन आयोग का गठन कैसे होता है, उसमें कौन कौन होते हैं, परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? मैंने बताया परिसीमन आयोग का कार्य क्या है कि पूरे भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना, अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांटना, यही तो काम है ना उसका, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत 2 भाग में भी बांट सकता है वो, ठीक है, परिसीमन कर सकता है। कुछ गांव को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल सकता है, कुछ गांव को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका किस हिसाब से वो प्रोसेस करता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयोग के चयन की क्या प्रक्रिया रहता है, उसे कौन नियुक्त कर सकता है? अब चुनाव आयोग प्रक्रिया मैंने बता दिया, पहले क्या था, अभी बाद में क्या है, चयन कमेटी बनेगी जिसमें पीएम होंगे, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक कैबिनेट का सदस्य होगा। कुल मिला जुला के ये है कि बात वही है कि सरकार ही चुनेगी
जो भी इसका सदस्य होगा, ठीक है। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सिंपल। तो आई होप कि आज की ये जो क्लास है आपको चुनाव आयोग के बारे में बहुत अच्छे से पता चला होगा। इसके सेकेंड पार्ट में और भी सारी चीजें देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग पीठे बनते, अलग अलग चुनाव क्षेत्र में जाके कैसे कैसे अधिकारी नियुक्त होते हैं, कौन कौन चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है, क्या क्या उसकी शक्तियां हो जाती हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया होती है, गणना होती है, और भी क्या क्या कार्य हैं चुनाव आयोग के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के सेकेंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे उस क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।